पॉलिटी का टॉपिक है यूनियन एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर। ठीक है, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और जो संघीय कार्यपालिका में सबसे पहला जो कार्यपालिका का हिस्सा वो आपका प्रेसिडेंट है, जो कि एक तरह से देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है, बिना प्रेसिडेंट के संसद होता नहीं है। ठीक है, संसद किन के मिलने से बनता है तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा, पति राज्यसभा। विधान। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कभी कभी जो लेजिस्लेटर जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं वही लेजिस्लेटर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ विधायिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ही इलेक्टेड इनडायरेक्टली। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों को मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑल ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए। बिल्कुल ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों का मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो 1 ही रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान में मतलब 1 2 4 की बात करेंगे आपका सही है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स आएंगे महत्वपूर्ण होंगे, उनको आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो संसद में कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना राज्यसभा के कौन से लोग नहीं शामिल होंगे? कैसे सदस्य राज्यसभा के नहीं शामिल होंगे? मनोनीत नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, देख दोनों जगह के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ध्यान में रखना है, कौन निर्वाचित? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य। राज्य विधान परिषद के न तो मनोनीत और न तो निर्वाचित, दोनों ही नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों नहीं शामिल होते हैं? तो सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है सुनिए जरा, समझिए इसको। मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा में या फिर लोकसभा में किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोग अभी भी थोड़ा सा है ना अच्छे हैं, तो वो मतलब क्या करते हैं ना, धोखा नहीं देते। ठीक है, हो सकता है राष्ट्रपति को फेवर करें। आप बोलोगे सर इसमें विधानसभा का क्या रोल है? तो विधानसभा में सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो फेवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसीलिए नहीं होता। दूसरी बार बोलोगे सर हाँ ठीक है, विधान परिषद का तो होता ही नहीं। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब होता है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें बोला गया भाई सर दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। ठीक है, तो बोलोगे सर कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? मैं बोलूंगा हमेशा ध्यान में ये रखना, जहां भी विधानसभा होगा वहां जनता का प्रतिनिधित्व होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो 2 जगह पे है, दिल्ली में पुडुचेरी में तो है। अब तीसरा जगह कौन हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के भी प्रतिनिधित्व होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, राज्यों के विधानसभा। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में नहीं, विधानसभा। ठीक है, राज्यों के विधान परिषद नहीं होता है। एनसीटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल, क्या होता है एनसीटी का? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हाँ ठीक है, तथा पुडुचेरी के विधानसभा। तो 1 2 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1 2 एंड 4। ठीक है, बताइए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संघ की कार्यपालिका, जो मैंने रीजनिंग का जो 2 सेट दिया था बनाने के लिए 10 नंबर आते, बन गया सबसे? नहीं। हाँ, तो 10 नंबर में 10 नहीं लाएगी ना तो पास भी नहीं करेगी, ये बात भी जान लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें बैठते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो बैठते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं और जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उन सबका जीके ठीक होता है। और यूपीएससी वाले सबका ना कौन सा एक पेपर होता है यूपीएससी में? तो हाँ, सीटेट का भी उनका होता है। तो 10 में 10 नंबर लाओगी तभी ये पास करोगी। तो थोड़ा सा अब 1 महीना बचाना, तो थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दो, ना तो बेवकूफ की तरह 10 छोड़ के चले आना, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम 10 में 10 नहीं सही करना, 7 तो कम से कम सही करना है। बिना 7 सही किए हुए किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इतना दिमाग में डाल लीजिए, तो थोड़ा सा सीख के जाइए। ठीक है, तो मैंने भेज दिया था, उसको कर लीजिए। सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज से होंगे, बॉक्स वाला सीरीज से
2 क्वेश्चन पूछा था 69 बीपीएससी में। इसने दिया होगा, था ना बॉक्स वाला 2 क्वेश्चन सीरीज का ही था ना, बीच में फिर खाली जगह को भरना था Yes, तो क्या sir. आएगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, Yes, तो वो वो sir. आते हैं 69 में 100%। सिर्फ रीजनिंग ही पूछा था, मैथ नहीं हाँ, पूछा। तो बेवकूफ़ी नहीं करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो इतना जो गर्व होके जो बोल रहे जैसे बहुत अच्छा काम किया है, से नहीं नहीं बनाए हैं, तो उसको बनाना है। आरती उतारने के लिए नहीं दिया गया है, ग्रुप में है, बनाइए उसको, ठीक है। नहीं बनता तो पूछिए, बताया जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संघ की कार्यपालक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल होती है। संसद विधि द्वारा भारत के राष्ट्रपति से इतर अधिकारों का प्रत्यार प्रदान करती है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कॉन्फर फंक्शन एंड ऑथोरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, ठीक है। संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों को, तो गलत है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुकने पर उस पद की दूसरी पदावधि निर्वाचन के लिए पात्र होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मेनी टाइम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में 2 बार होता है, भारत में अनेक बार हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे गलत इसलिए दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है कंसिस्टिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, ठीक है। कौन होते हैं, केवल निर्वाचित होते हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं होते हैं, Mandate नहीं इलेक्टेड। होता है. एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑल स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट लेजिस्लेटर अगर हम बात करें विधानमंडल, तो विधानमंडल में क्या क्या होते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, ठीक है। परिषद. विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं विधानमंडल में, तो विधान परिषद का तो कोई रोल ही नहीं होता, विधानमंडल के सदस्यों का रोल होता है, वो भी क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपका सी तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक गण के द्वारा होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, बताइए। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन, ठीक है। राज्यसभा है, संघ मंत्री Yes, पर sir. इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता। बोलोगे सर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, देंगे कि नहीं देंगे, बताओ। वाह क्या बात है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब दिल्ली पुडुचेरी से क्या लेना देना है। पहली बार दिल्ली पुडुचेरी के साथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा। संघीय मंत्रिपरिषद में दिल्ली और पुडुचेरी का क्या रोल होगा, फिर किसी स्टेट का क्या रोल होगा। हमने पूछा संघीय कुछ नहीं सर। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे। मंत्रिपरिषद के रोल में कोई भी मंत्रिपरिषद बनेगा तो संसद का सदस्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो संसद के सदस्य के तौर पे वोट नहीं दे सकता है। यस सर, देते ही हैं संसद में। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी संसद के सदस्य है कि नहीं है। सर लेकिन वो तो मोदी जी वोट नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन ना संघीय मंत्रिपरिषद के रोल में वोट नहीं देंगे। कोई भी मंत्री है तो पहले वो सदन का सदस्य है, अगर मंत्री से हट भी जाएगा फिर भी तो सदन का सदस्य रहेगा ना भाई, Yes, sir. तो वोट देंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। और इसमें यह भी दिक्कत नहीं भाई, कोई ना कोई सदन का सदस्य है ना तो कहीं ना कहीं से होगा ही। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, अगर वो सीधे किसी मतलब उसको ना क्या बोलते हैं, सीधे मंत्री बना दिया गया है और किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं, मतलब 6 महीना का पीरियड उसका पूरा नहीं हुआ, तो वो वोट नहीं देगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति चुनाव नहीं भी जीता लेकिन राज्यसभा से मंत्री बन रखा है, तो जाहिर सी बात राज्यसभा का उसके पास सीट होगा उसके पास, तो वहां से वोट देगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए बोलता हूँ भारत में जो मिनिस्टर जो होते हैं कहीं ना कहीं क्या होता है, तो लेजिस्लेटर का भी पार्ट होते हैं। जबकि यूएसए वगैरह में जब प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है लेजिस्लेटर का एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव, जो राष्ट्रपति जो वहां पे बनते हैं उनका कोई भी सदन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको वोट डायरेक्टली पब्लिक करती है ना, कि मतलब सदन का कोई ना तो सीनेट से वोट आता है ना तो कांग्रेस से वोट आता है। इसलिए जब उनको मिनिस्टर बनाना होता है तो कांग्रेस और सीनेट का कोई मिनिस्टर बनेगा ही नहीं। मतलब वहां पे टोटली एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से क्या किया गया, अलग किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अमेरिका में आप देखोगे, अमेरिका में कोई मिनिस्टर बनेगा तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो सदन से बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं होगा। अब भारत में उल्टा है, भारत में अगर मिनिस्टर बनना है तो किसी न किसी सदन का मेंबर होना चाहिए, समझ रहा है ना, इसको ध्यान में रखना।
सर हमारे यहाँ तो संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा ना। हाँ दोहरी बिल्कुल, हाँ समस्या हो जाती है। हाँ। जब भारत में दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तो होते ही है, राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तो होते ही है, तो राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य नहीं होते, ठीक है, नहीं मतलब होता होते ही हैं। नहीं है। केवल 1 और 2 इज द राइट आंसर, 3 गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान कर, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री भी एक मंत्री है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री मंत्रियों है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर कोई स्पेशल पोस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी मंत्री ही है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर वोट देंगे देंगे यस क्योंकि सर। प्राइम मिनिस्टर वोट देंगे या तो राज्यसभा से होंगे, लोकसभा से होंगे, कोई मैटर ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को वोट देने में, क्योंकि राज्यसभा के भी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोकसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर पे जब बोला आ जाएगा, लो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, तो प्राइम मिनिस्टर उस कंडीशन में वोट नहीं दे पाएंगे जब वो राज्यसभा के मेंबर होंगे, कि लो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है क्या लोकसभा में प्रस्तुत होता है ना, और लोकसभा में आपको बहुमत साबित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ दिक्कत ये हो जाता है, क्योंकि स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो स्टेट असेंबली में राष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्य विधानसभा के सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की तरह का विधान परिषद से होंगे तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते, नहीं क्योंकि देंगे। विधानसभा के सदस्यों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है किस कंडीशन, अगर हाँ दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर स्वयं परिषद ना सर। हाँ विधान परिषद, कोई व्यक्ति अगर स्वयं भी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है ना, तो अगर वो सदन का सदस्य है तो ध्यान में रखना है तो वोट दे सकता है, ठीक है। वो राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होगा तो वोट नहीं दे सकता। उस सदन मतलब अपर हाउस, स्टेट का अपर हाउस को क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोले से अगर वो स्वयं अगर प्रत्याशी होगा तो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति खुद ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए ध्यान में रखना है, तो अगर वो किसी पद पे है जैसे सांसद है या फिर विधायक है तो वोट दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भले वो 3 सदन का सदस्य, तीनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो विधानसभा का, स्टेट का किसी भी विधानसभा से, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, ठीक है। तो वो वोट दे सकता, अपना वोट अपने भी दे सकता। सर ये तो लाभ के चलिए। पद पे हो गया ना सर, तो कैसे वोट देगा वो? नहीं, विधायक वगैरह ये सब का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। लाभ का पद वो होता है जब सरकारी नौकरी कर, कभी देखे इसको सर्विस बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। सरकारी नौकरी है ना, अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में, वो लाभ के पद माना जाता है। चलिए, हाँ जैसे ही बन जाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रिजाइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यस। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नहीं सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखना है। लाभ के पद इसलिए नहीं होता है ना विधायक का, संसद का, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, सैलरी तो कहीं पे नहीं देखिए मिलता। कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो पद है ना, यही सिर्फ लाभ के पद के अंदर नहीं आता, बाकी सारा आता है। मतलब एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, मंत्री ठीक है। लोग तो आते हैं ना सर, मंत्री वही ना सर, मंत्री विधायक ये सब तो लाभ के पद पे आता है। एक बार सर चेक कर लीजिए। शादी हेमंत सोरेन सर फंस गया था सर, क्या चीज में फंस गया था? मुख्यमंत्री रहते पत्थर खदान अलॉट करवा, मुख्यमंत्री रहते पत्थर खदान अलॉट करवा लिया था अपना हाँ, नाम। तो इसमें तो लाभ का पद हो सकता है ना, वो प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहना ये है, सो कोई आप कह रहे हो से ये कह रहे हो, अगर कोई व्यक्ति अगर विधायक है या फिर मतलब सांसद है, ठीक है, तो वह चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देगा, क्योंकि लाभ का पद आप इस विधायक और संसद के पद को लाभ का पद बता रहे हो ताकि चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देगा, जिसे सरकारी नौकरी वाले करते हैं, हाँ सर, ठीक है। या फिर एक मिनट, या फिर विधायक और संसद चुनाव जीत जाता है, किसी उच्च पद पे पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तब इस्तीफा देगा। तो लाभ के पद पे रहते हुए तो पहली बात आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो,
तो एसडीएम वगैरह या फिर डीएम वगैरह देखिए कभी चुनाव लड़ता है तो पहले रिजाइन देता है, बेचारा हार जाता है तो अब सर्विस में भी नहीं जा सकता है। लेकिन विधायक संसद के साथ ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, एक बार चेक कर विधायक लीजिएगा, हो सकता सांसद है मैं शायद कंफ्यूज नहीं कर होता रहा होगा हूँ। सर, विधायक हाँ सांसद नहीं होता, मंत्री होता है। आर्टिकल 52 में दिया हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद लैब का पद नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मुझे ना आर्टिकल्स वगैरह याद नहीं रहता, मैं कॉन्सेप्चुअल चीज जो पॉलिटी में मेरा जो है जो भी मैं बताता हूँ सब मेरा कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मेरा खुद का बनाया हुआ रटा हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि देखो कभी भी नेता बोलता है सो भाई हम पैसा के लिए कदम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इनको सैलरी नहीं मिलता, जहाँ पे पैसा मिलेगा ही नहीं वो लाभ का पद होगा ही नहीं। ठीक है, लाभ का पद जहां से आपको फिक्स इनकम आ रहा है, यहाँ पे तो पहले फिक्स इनकम नहीं है। 5 साल के बाद आपका क्या कंडीशन से कोई भी, हमारे यहाँ दो तरह के कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है। तो जो नेता विधायक ये सब जो आता है ये भी कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन अस्थायी है। 5 साल के बाद कहाँ रहेंगे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, बड़े ऑफिसर्स हो गए, ये सब क्या है, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा लेकिन अस्थायी है। ठीक है, जो अस्थायी कार्यपालिका होता है वो लाभ का पद होता है। अस्थायी कार्यपालिका जो होता है ना, जिसमें विधायक वगैरह ये सब नेता वगैरह ये सब आते हैं, लाभ का पद नहीं होता है, इनको सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे एक बार चेक लीजिए, देख लीजिए से कौन होता है लाभ का पद, लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग बिना रिजाइन किए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इनको रिजाइन नहीं करना पड़ता। हाँ, जीत जाएंगे तो उनके बाद इनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विधायक है, ठीक है, वो चुनाव लड़ा। विधायक विधायक सांसद का चुनाव लड़ता ही, विधायक सांसद का हाँ, चुनाव लड़ता है, लड़ता ही विधायक संसद का चुनाव दिनेश की लड़ता है। अगर वह विधायक में अगर हम्म, पहुंच जाता है तो उसको बाद क्या करना, तब उसको रिजाइन करना पड़ता है, पहले उसको नहीं करना हम्म। पड़ता। इसमें होते हैं, पूरे रिजाइन करते हैं, एनओसी लेते हैं, तब चुनाव लड़ते हैं। हम्म, हाँ, हालांकि वो नहीं भी रिजाइन करेगा ना तो उसका पहले वाला सदन की ना सदस्यता खुद भी रद्द हो जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ठीक है, गलत कौन सा है, तो सेकेंड वाला आपका गलत है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, हमें भी बताइएगा अगर कुछ डाउट हो, मैंने गलत बताया तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कंटिन्यूअसली सबको ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के सॉरी और साथ में राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी गलत है। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित, ठीक है। तो क्या पूछा, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है? डी हो जाएगा। ए बी और इसका आंसर चाहोगे तो ई भी ले सकते। अब देखो क्या किया, ये दोनों ऑप्शन को फिर इसमें मर्ज कर दिया है, नहीं कर दिया है। यहाँ पे राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य तो गलत हो गया, और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऊपर वाला भी सही, लेकिन इसका ऑप्शन डी लिया है। हालांकि ऑप्शन इसका ई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हो आप लोग? नहीं, इसमें पूरा लेगा ना सर, मतलब कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, तो तीनों को मिला के बता रहा है, लोकसभा राज्यसभा हाँ, विधानसभा। तो उस हिसाब से आप डी के साथ जा सकते हो। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है, तो विधान परिषद के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नहीं शामिल होते हैं। नहीं है। बताना है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया तो कौन सा है, तो क्या बताएंगे, यही और नहीं। तो दिल्ली तथा पुडुचेरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल ठीक है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, सही तो है। ध्यान में रखना है, सही सही है। ठीक है, बताना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। इंग्लिश वाला जो पीडीएफ जो मैंने डाला था फोरम आइस का, उसमें सारे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं लाइन बाई लाइन, पढ़ा है किसी ने नहीं सर, इंग्लिश जो पढ़ते हैं? इसी देखा नहीं है नहीं हमने। नहीं मिलते नहीं है।
सर लेकिन इसी से हो जाता है, इसमें दोनों दिया हुआ है इसलिए इसी को देख रहे हैं हम। हाँ ठीक है, मैंने सॉलिड के लिए डाल दिया था, जो भी अच्छा लगा। उसमें थोड़ा दिक्कत क्या है, आई थिंक उसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, नहीं? सॉल्यूशन हाँ साइड बाय साइड नहीं है वो ना, हाँ पूरे चैप्टर क्लोज होने के बाद है। हाँ। हाँ तो वो ये एक प्रैक्टिस बहुत करने बड़ा के लिए इशू आप है। लोग उसका चाहोगे तो ना उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? मतलब मार के ना वो सेट जैसा हो गया, ठीक है, उसे बना लेते हाँ हैं हाँ, फिर यस मिला सर। लेंगे, तो वो वहां से कर सकते हो, ठीक है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, ठीक है? कौन होते हैं? तो संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका को, ऑल मेंबर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव के सभी सदस्य तो नहीं होता है भाई, ठीक है? बताना, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये भी नहीं होता है, ठीक है? तो साथ में बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे संघीय संसद, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय सी। संसद के सभी, तो ये भी नहीं होगा, संघीय संसद के सभी नहीं होगा, संघीय संसद के क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो संघीय संसद इलेक्टेड। है राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट एंड द, ठीक है, ध्यान रखना है, स्टेट असेंबली, ठीक है? हम फेडरल है कि हम यूनियन है? हम फेडरल है कि हम यूनियन यूनियन होगा। है, या फिर हम कुछ नहीं है? यूनियन होगा। यूनियन। इंडिया इंडिया शैल इज बी फेडरल यूनियन ऑफ ऑफ स्टेट और स्टेट्स। इंडियन शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ तो स्टेट, यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघीय बोल, भारत का संघ। को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरल को हिंदी में? और उसको भी वही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको दोनों भी अलग संघीय आते हैं। बोलते हैं, बट हाँ, इंग्लिश में अलग अलग हो जाता है। तो अमेरिका के संदर्भ में हम लोग फेडरल का यूज करेंगे, इंडिया के संदर्भ में यूनियन कैसे? आप बोलोगे सर फेडरल और यूनियन में दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, बताइए। फेडरल के साथ समझौता है। हाँ बिल्कुल, राज्यों के साथ समझौता है, ठीक है। यूनियन किसके साथ समझौता है? पर यूनियन राज्यों के साथ समझौता नहीं है, हम अपने संघ। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में विभक्त किए हैं। फेडरल में सर राज्य अलग। अविनाशी संघ। देखिए फेडरल जो होता है ना, फेडरल 10-12 राज्य, देखिए फेडरल क्या है ना, सिंपल से, जब बहुत सारे राज्य मिले और उन्होंने संघ का निर्माण किया, ठीक है, राज्यों के मिलने से संघ का निर्माण हुआ, वो फेडरल कहलाया। यूनियन में क्या है? यूनियन में क्या है से बहुत मतलब क्या हुआ, यूनियन जो होता है ना, यूनियन पहले था, वहां से राज्यों को मतलब क्या किया गया? डिवाइड किया गया, ठीक है। तब पावर कम्स फ्रॉम स्टेट टू सेंट्रल, कॉल्ड फेडरल, मतलब स्टेट से लेके सेंट्रल की तरफ पावर का टेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरल बोलेंगे। लेकिन यूनियन में क्या होता है? पावर सेंट्रल से स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और फेडरल में स्टेट बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन यूनियन में स्टेट के पास यूनियन कोई यूनियन को तो औकात सर नहीं ये होती है। बोलते हैं डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विद इंडिस्ट्रक्टिबल सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। हम्म जो फेडरल जो है ना, वो राज्य के नाम पे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी यस बार भी सर। परिवर्तन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नाम तक भी नहीं बदल सकता है, बिकॉज स्टेट आर वेरी पावरफुल। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे यूनियन में? राज्य का सीमा बदल दो, चेंज राज्यों का कर नाम सकते, बदल दो, बाउंड्री स्टेट से कुछ नेम्स। पूछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, यस स्टेट सर। के पास बिल्कुल भी पावर कुछ नहीं होती इसके संदर्भ में। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि मतदान का अधिकार नहीं रखता है। और साथ में आप देखोगे तो क्या होगा ना, तो ये क्या रखते हैं? ये वो रखते हैं, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है क्या? यस सर।
हेलो, आवाज आ रही क्या? Yes, sir. आ रही है। हम्म निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन है जो निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी नहीं होगा, सभी निर्वाचित, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधान, ये ठीक है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, गलत है। क्या होगा? 2 और 3, ठीक है। बताना आगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? तो ध्यान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ठीक है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली, लोकसभा लोकसभा का इलेक्शन वगैरह जो होता है ना विधानसभा का, उसमें फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वोट क्या होता है? फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली, मान लीजिए कोई इलेक्शन है, ठीक है, और वहां पे मान लीजिए किसे 10 कैंडिडेट खड़ा है, तो किसी को 20% वोट आया, किसी को 25% आया, लेकिन अगर सभी को कितना भी वोट आया मैटर नहीं, किसी एक व्यक्ति को भी एक वोट भी ज्यादा मिल गया ना, तो वो मतलब क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। एक वोट भी ज्यादा में, कोई मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं, उसी को बोलते फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान किस प्रकार से होता है? तो गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ध्यान में कितनी होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 20-20 होनी चाहिए। राज्यसभा में कितना? 20-20 है ना। उपराष्ट्रपति में 20-20। हाँ, उपराष्ट्रपति में 20-20, यहाँ पे राष्ट्रपति में 50-50, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों की संख्या 50-50 होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो ना, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रस्तावक अनुमोदक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ध्यान में, राज्यों के विधानसभाएं के जो सदस्य जो होते हैं ना, वो निर्वाचक में तो पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है वो उसमें नहीं होते, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटर में नहीं आते, ठीक है, मतलब क्या इम्पीचमेंट में नहीं आते। अब देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप संसद के किसी भी सदन में महाभियोग, ठीक है, लाया जा सकता है। अब महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो क्वासी जुडिशियल है, ठीक है, अर्धन्यायिक बोलते हैं, ठीक है। अर्धन्यायिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब इसको मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे इसको बनाने के लिए बनाने के लिए जिनकी भूमिका थी, हटाने में उनकी भूमिका नहीं थी। बनाने में राज्य के विधानसभा के सदस्यों की भूमिका थी ना, राष्ट्रपति को बनाने में, लेकिन उनको हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसलिए अर्धन्यायिक है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व लिखित रूप से सूचना दिया जाए? 14 days। और जिस भी सदन से जाएगा, चाहे वह राज्यसभा से जाए चाहे वो लोकसभा से जाए, किसी भी सदन में ला सकते हैं, तो वहां उस सदन के कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4। जिस भी सदन में वो आएगा वहां पे कितने सदस्यों के बहुमत से उसे पारित होना चाहिए? 2/3। ठीक है, 2/3, ठीक है। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा तो वहां पर भी 2/3 से मतलब अगर वो पारित हो जाता है, तो जिस दिन ये होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, उसी दिन से राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित करता है तो दूसरा सदन उस पर जांच करेगा, ठीक है। जांच में जब सही पाएगा तो ध्यान रखना वहां पर भी वोटिंग होगी, और वहां पर भी 2/3 से अगर बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया गया। अमेरिका में 2 राष्ट्रपति के ऊपर आई थिंक लगा था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे निम्नलिखित प्रश्न के 2 कथन, कथन 1 और कथन 2 है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इस प्रश्न का उत्तर चुनना है, बताना है, ठीक है। चलिए देखेंगे ऑप्शन, फिर पता चलेगा।
महाभियोग की प्रक्रिया एक अधिनायक प्रक्रिया है तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमेशा महाभियोग कब चलाएंगे तो इसका सिंपल सी प्रोसेस यही है भाई साहब, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लगेगा। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। सही है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है, मतलब ध्यान रखिए टर्मिनेट, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, तो क्या है, तो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से गलत है। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी से ही क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, तो ध्यान में रखना है, तो किसके द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि वो पारित किया गया है, तो ध्यान में क्या, तो सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। ठीक है, ध्यान में रखना है। सर भारत के राष्ट्रपति का सर एक कौन बताएगा कि राष्ट्रपति ने जो कार्य किया वो संविधान का मतलब क्या बोलते हैं उल्लंघन है, मतलब कैसे मालूम होगा, वो तो संविधान में दिया जांच करेगी ना, जब महाभियोग लाने, जैसे महाभियोग कौन लाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव मान लीजिए कोई पार्टी लेकर आती है, कुछ भी होती है ना, सदन में जांच होगा। सर संविधान का दुरुपयोग राष्ट्रपति ने किया है, मतलब ये तो सर बहुत वाइड है ना, मतलब इसमें कौन कौन सा मतलब ये आता होगा कि हाँ संविधान का दुरुपयोग हुआ है। संविधान का दुरुपयोग मतलब उसका मतलब सिंपल है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ भी ऐसा पद की नियुक्ति हो जाए, कर दिया जाए। ठीक है, राष्ट्रपति को ध्यान में रखेंगे, कोई ऐसा गोपनीयता की चीज है उसको मतलब बाहर कर दिया जाए, या फिर कोई ऐसा अनैतिक कार्य हो जो कि राष्ट्रपति के पद को मर्यादा के खिलाफ हो, बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसा बहुत वाइड चीजें हैं। ठीक है, तो वैसा करने सदन ही तो जांच करेगी, दूसरा कौन जांच करेगा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों की जांच सदन ही करेगी। सदन अगर सही पाती है देनी वहां पे, मतलब ना देनी, तभी जाके वहां पे क्या होगा, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। ठीक है, मान लो किसी एक सदन से गलती हो गई, राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। ठीक है, चलो 2/3 से राष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा पारित, तो लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा फिर जांच करेगी। अब क्या आधार हो सकता है, ठीक है, इसको लेकर देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का अतिक्रमण करना बहुत वाइड एंगल है। राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र में रहेगा उसी का उल्लंघन कर सकती है ना, उसी का अतिक्रमण कर सकती है ना। ठीक है, ओके सर, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी, हाँ एक मैं एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति को कहा गया से भाई साहब आप जो संघीय मंत्री परिषद जो होता है उसके सलाह पे आप काम करोगे, करेंगे ना, होता है ना। तो राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारी अपने मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करती हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कोई सुझाव न माने, कोई बात ही नहीं माने। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ये अटेंड करे से भाई साहब इस व्यक्ति को आपको, ठीक है, मंत्री के पद पे शपथ दिलाना है, राष्ट्रपति किसी थर्ड व्यक्ति को दिला दे, तो उसने मंत्रिमंडल के कार्य करने का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो संविधान क्या कहता है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करेगी। राज्यपाल की नियुक्ति करने में क्या होता है, मंत्रिमंडल ही सलाह करते से इस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाना। राष्ट्रपति अपने मन से किसी थर्ड व्यक्ति को, अपने पसंद के किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के पास नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन किसके, मंत्रिमंडल का सलाह से नियुक्ति करने का अधिकार है। तो मंत्रिमंडल का सलाह अगर राष्ट्रपति नहीं मान रही, दैट मीन्स किसका उल्लंघन कर रही है, संविधान का कर रही, तो संविधान का ही अतिक्रमण हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ सकता है सदन में। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वो जान के ऐसा कार्य कर रही है, तो हो सकता है सदन का 550 सीट जो है, तो 550 सीट एक पार्टी का थोड़ी ना हो सकता है, विपक्ष की भी तो भूमिका होती है, इसीलिए तो 2/3 मेजोरिटी रखा गया है ना, ताकि मतलब जान के भी राष्ट्रपति को कोई परेशान न करे। रीजन अगर सही होगा तो ही होगा, इसीलिए तो आज तक कभी आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जो भी बने वो गाय व्यक्ति थे। ठीक है, तो कभी ऐसा उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है, तो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाए, आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कहीं भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाएगा, तो 61। आइए, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, तो ध्यान रखना है अमेरिका से। ठीक है,
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी आवश्यक होगी? 14 दिन पूर्व। सूचना कैसे देंगे? एसएमएस करेंगे, लिखित रूप से देंगे, या फिर जाके बताएंगे उनको मौखिक रूप से? कैसे देंगे? या फिर व्हाट्सएप करेंगे? Written. लिखित रूप होगा सर। ठीक है, रिटर्न में देनी होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? ठीक है, तो संसद के दोनों में से कोई भी सदन, ध्यान में रखना। अब आगे चलेंगे तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है, बताना है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, सिंपल है, संविधान के अतिक्रमण के उल्लंघन पे, ठीक है, ध्यान में रखना है, तभी हटा सकते हैं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई रीजन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या क्वासी जुडिशियल प्रोड्यूसर क्यों है? क्योंकि मतलब इसमें विधानसभा के सदस्यों को हटाने के प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं। इस पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरी बार विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं, और वो तो राज्यसभा में जो वो मनोनीत सदस्य जो थे ना, उनको शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहा है? राज्यसभा के सदस्य कौन से? मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनको हटाने की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। और राज्य विधानसभा के सदस्य जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो रहे थे, उसको हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं करते। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया का कौन सा प्रक्रिया बनाते हैं? क्वासी जुडिशियल। ठीक है, अब भारतीय संघ कैसा है? भारतीय संघ कैसा है? तो भारतीय संघ भी क्वासी फेडरल है। ठीक है, अब इसको क्या है मैं बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक है, तो लोग तो अन्याय के डरते तो है, लेकिन क्यों होता है ना, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, तो बताना, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को महाभियोग के दौरान पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। गलत है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? सॉरी, नियुक्ति नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? सीजीआई। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, सीजीआई। 56 का 1 के तहत राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। कि 56 के 1 के तहत वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि इसकी जानकारी जो होती है ना, किसको होती है? इसकी जानकारी किसके पास जाती है? राष्ट्रपति महोदय त्याग देने वाले हैं, कोई बताएगा मुझे इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर, राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसकी जानकारी किसे होनी चाहिए? मंत्री परिषद को सर। मंत्री परिषद को कोई लेना देना नहीं राष्ट्रपति के इस्तीफा से। राष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं? संसद के होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे हैं तो संसद के किस सदन को पता चल रहा है? राज्यसभा को। ठीक है, तो कौन सा सदन बच गया? कौन सा सदन गया? तो लोकसभा बच गया। ठीक है, लोकसभा को हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा को हेड कौन करता? प्रधानमंत्री लोकसभा को हेड करेगा। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर को पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सदन के स्पीकर को पता होनी चाहिए से भाई साहब संसद का एक हिस्सा जो है जो अब निकल चुका है। ठीक है, तो एक को तो सडन ही पता चल जाता है क्योंकि इस्तीफा ही उनके पास जाता है ना। बाकी दूसरे सदन के जो स्पीकर जो होता है, अध्यक्ष होते हैं, उनको बताना पड़ता है। ठीक है, क्यों बताना पड़ता है? रीजन क्या है कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है। समझ गए? चलिए, तो ये सब बात किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है और हम अपने मन से भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये सब होता है, सामान्य किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मौखिक रूप से दिया जाता है या लिखित रूप से अध्यक्ष को? सारा अध्यक्ष को ना वो राष्ट्रपति नहीं बताते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के सेक्रेटरीट वगैरह से ना खबर जाता है अध्यक्ष के पास में। ठीक है, अध्यक्ष इस चीज को अगर बीच में इस्तीफा वगैरह होता है तो सदन में घोषणा भी करते हैं।
लिखित में ही जाता होगा, मौखिक रूप से नहीं जाता होगा, लेकिन अध्यक्ष के पास ये जानकारी होती है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में ये बात लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों ने तो मास्टर किया है ना, तो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो बड़ा इस सब बात पे डिबेट होता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च वगैरह में यही सब चीज पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि रिसर्च में वैसे चीजों को पढ़ाया जाता है जो कि नॉर्मल किताब में नहीं पढ़ना है, बाकी सब तो सब में दिया हुआ ही है। आई थिंक लक्ष्मीकांत में होना चाहिए 100% ये चीजें लिखी हुई, एक बार आप लोग देखना। ठीक है, राष्ट्रपति sir. अपना त्याग पत्र दिया हुआ है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है, किसे संबोधित करते हैं राष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो पहला एक है, ध्यान रखें, दूसरा गलत है। बोलोगे सर एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के वोट से अलग अलग क्यों होता है? रीजन क्या है? जनसंख्या के आधार पर। बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, राज्य का टोटल जनसंख्या नंबर है एमएलए को मतलब क्या करें, डिवाइड करते हैं, और एक एमएलए का वोट निकल जाता है उस तरीके से। ठीक है, ध्यान में रखना है। और सारे एमएलए का वोट को काउंट करके फिर हम लोग क्या करते हैं, संसद के मतों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, बड़ा थोड़ा पेचीदा टाइप का तो ये है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1 गुने क्या होता है 1000। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पहली बार में जब मैं बहुत बच्चा हुआ करता, बच्चा क्या था 11th-12th में था, ठीक है, तो मैंने देखा से राष्ट्रपति साहब जो है राजेंद्र बाबू 5,60,000 वोट से जीत गया। भाई इतना आदमी वोट देने गया था राष्ट्रपति के चुनाव में, इसमें जनता भी उस समय वोट देता था क्या? मुझे लगा उस समय हो सकता है पब्लिक भी वोट देते होंगे। ठीक है, इसलिए 5 लाख वोट से जीत गया। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था से लाखों में वोट निकलता, एक व्यक्ति का वोट लाखों में हो सकता है। फिर पता चला इस तरह की प्रक्रिया होती है। इसे राज्य की जो जनसंख्या होती है उसे विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचित संख्या से। बिहार की जनसंख्या कितनी है? अब बोलोगे सर इसमें आधार क्या लेंगे? तो आधार ये सभी 1971 का जनगणना चल रहा है। ठीक है, कौन सी जनगणना को हम लोग ले रहे हैं चुनाव में? 1971. 1971 ही है ना, गलत तो नहीं बता रहा हूँ? नहीं सर, सही है सर, 26 हाँ, तो 1971 का ही ले रहा है। तो 1971 में बिहार की जितनी जनगणना होगी उसको विधानसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या से डिवाइड करके उसको 1 से लेके 1/1000 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे मान लो बिहार के मतलब टोटल वोट की बात करेंगे, बिहार में मतलब 1 करोड़ हुआ सपोज डेट, उसी में उत्तर प्रदेश को जोड़ेंगे, पंजाब को जोड़ेंगे, महाराष्ट्र को जोड़ेंगे, बंगाल, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब जब सबको जोड़ लिए तो फिर देखेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। अब संसद के निर्वाचित सदस्य कैसे निकालोगे? तो चलो 543 हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से लोकसभा से, और बिहार इधर से कितना आ जाएगा? तो 223 ही है ना, 233 ना, 233 ना। 43 राज्यसभा में 43 कहाँ से आ जाएगा? या 250 तो मैक्सिमम होता है, 245 ही सीट है ना अभी। नहीं सर, हम बिहार विधानसभा 245 में से क्या घटाओगे? ठीक है, 12 घटाएंगे तो 200 कितना होगा? 33 ही होगा ना। तो 543 लोकसभा, ठीक है, 233 जितना होगा ना, सबको सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत के बराबर जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सारे राज्यों के विधायक की मतों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जो भी होगा सबको ज्ञात करेंगे। जो कितना टोटल आया ना, तो 543 या 233 से डिवाइड कर देंगे, जो आया ना वह एक सदस्यों का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाखों में निकलता है। स्पष्ट है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों का मूल्य बराबर होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं होगा, लोकसभा का भी बराबर होगा, राज्यसभा का भी बराबर। अब इसमें थोड़ा सा मुझे इस सिस्टम में बेईमानी लगता है। बोलोगे सर बेईमानी क्या है? तो बेईमानी इसलिए है क्योंकि ध्यान में रखना है कि राज्यसभा के 233 सदस्य को आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ना विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव की प्रक्रिया कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रति टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है ना 2-2 बार इसमें ना विधायक का मत काउंट हो जाता है। लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा बना हुआ है, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा विधानसभा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति एकल संसदीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, जिसका निहितार्थ क्या है? तो क्या है, तो हर निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। संसद तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। ठीक है,
या फिर संसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या मतलब क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये है संसद तथा एमएलए ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट नंबर्स ऑफ वोट। ठीक है, अलग अलग होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बताए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को 1/100 तो नहीं होगा ना, 1/100 तो कहीं पर भी नहीं होगा। कौन वाला में जाना है, तो 1/1000 1000 किसमें जाना, 1/1000 की तरह नहीं दिया है क्या? अच्छा, एक बार टोटल वाला दिया होगा ना, तो टोटल वाला में आप ध्यान में रखो, तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द ऑल इलेक्टेड एमएलएज डिवाइड टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, स्टेट असेंबली में क्या होगा, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द डिवाइडेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली इनटू 1 बाय क्या होगा, 1000। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नलिखित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है। ठीक है, तो गरीबों का समुचित प्रतिनिधित्व, बहुसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व, सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग वर्गीय विविधता निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। इसका ध्येय मतदाताओं के अपने अपने वोटों की संख्या में अनुपात को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, ताकि बहुमत के साथ साथ अल्पमत को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इसके दो तरीके हैं, सूची प्रणाली एक और साथ में एकल हस्तांतरीय मतदान प्रणाली। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, कितने हैं प्रेसिडेंट से क्वेश्चन तो ध्यान में रखना है, वर्ष के आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। तो गलत है, राष्ट्रपति बनने का मैक्सिमम एज का कोई चर्चा ही नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, मिनिमम एज है। ठीक है, मैक्सिमम एज कुछ नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम एज कितने हैं, तो 35 ईयर्स है। ठीक है, अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र है, बिल्कुल ठीक है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता हो तो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पात्र नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपका ध्यान रखना है 1 2 3 है। ठीक है, ये भी सही लिया है क्या सर? फर्स्ट भी सही है ना सर? 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में अच्छा निर्वाचित के लिए पात्र है, हमको लगा नहीं पात्र है। ठीक है, मतलब ध्यान में रखना, मैक्सिमम एज का कोई चर्चा नहीं, मिनिमम एज का चर्चा है। ठीक है, आप देखेंगे, ये आप देखोगे से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 जो कि मतलब संघीय कार्यपालिका की बात करता है, उसमें अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई है। ये भारत का राज्य प्रमुख एवं भारत का प्रथम नागरिक हो तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अहर्ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसमें, 58 में। क्या होने, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, वो संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे न हो। ठीक है, ध्यान, लाभ के पद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल, देखो आ गया ना यहाँ पे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखोगे। आप बोलोगे सर इसमें विधायक और मतलब संसद कहाँ दिया हुआ है, तो बाबू साहब इसको आपको याद ये भी रखना है, संघ और राज्य का मंत्री बनने के लिए आपको विधायक और संसद बनना ही पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें आर्टिकल 58 क्या कहता है, इसमें लाभ के पद में क्या क्या नहीं होगा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर संघ या राज्य का मंत्री अगर हम कह रहा हूं तो इसमें विधायक और संसद भी शामिल है, क्योंकि किसी भी संघ या राज्य का मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य होगा कि नहीं होगा, कैसे ही बन जाएंगे, बनेंगे ना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए इसे राष्ट्रपति का मतलब संसद विधायक का पद जो होता है लाभ का पद होता है। लाभ के पद क्या होगा, सरकारी नौकरी। अब बोलो सर लाभ का पद सरकारी नौकरी ही होगा या फिर और कुछ होगा, तो लाभ का पद अगर किसी मल्टीनेशनल में आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, अच्छा खासा सैलरी पा रहे हो, तो वो भी आपका लाभ का पद है। मतलब कहीं से आपको इनकम आ रहा है तो आप लाभ का पद पे हो। ठीक है, चलिए, मतलब आप इन सब पदों में क्या है, इनकम नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो सैलरी होता है, राज्यपाल का भी होता है, लेकिन मंत्री वगैरह से को भत्ता मिलता है, सैलरी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल्स में है, 52। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य किसमें दिए हुए हैं,
देखिए जो मेन आर्टिकल जो होता है ना उसके बाद का आर्टिकल उसका काम होता है। देखो 52 में अगर राष्ट्रपति है तो 53 में उसका काम पक्का होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमेशा जो किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण पद का जो मेन आर्टिकल्स के बाद का आर्टिकल जो होता है उसके वर्ग को डेडिकेट करता है। आर्टिकल 53 देखो क्या है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद किसमें, हाँ अधिनिष्ठों की सहायता से क्या करेंगे, कार्यपालिका का संचालन। हाँ बिल्कुल, कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति का काम है। आर्टिकल 63 क्या उपराष्ट्रपति को बोलता है, आर्टिकल 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या है, तो उपराष्ट्रपति को सैलरी ही राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में मिलता है, उनका काम है। तो हमेशा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बाद का जो पद जो होता है उसके बाद का जो आर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, उसका कार्य को ही डेडिकेट करता है। तो एक ट्रिक है, आप इसको चाहो तो याद कर सकते हैं। ठीक है, आप 58 की बात करेंगे तो क्या अर्हता है, कंडीशंस है, तो कौन व्यक्ति बन सकता है। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। किस देश में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से वहां का नागरिक होना चाहिए, अमेरिका में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, वो भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, बिल्कुल। 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। केवल 2 होगा सर, केवल लोकसभा। 2। सांसद नहीं होगा, ठीक है, लोकसभा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, संसद नहीं होगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य का जो योग्यता जो होता है वो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें केवल 2 संसद लगा के गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं आवश्यक है, तो ध्यान में रखना है पढ़ा लिखा हो, नौकरी करने के लिए पढ़ा लिखा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कोई व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे तो उसका इंटेंशन डायरेक्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का है। ठीक है, तो उसको हल्के में नहीं लेना। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व से अपनी पद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अभी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। किनका डाउट था ये जो मैंने समझाया था उस समय, था ना कि नहीं? क्या मैंने बोला था, सिर्फ पद पे रहते हुए भी चुनाव आप लड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही आप निर्वाचित हो उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप किसी सरकारी नौकरी में हो तो आप चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, उसी दिन आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो यही मैं डाउट आपको बता रहा था। तो आई थिंक आप तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी क्लियर कर दिया। ऑल क्लियर? पीएम में भी होगा, मतलब क्या पीएम में भी यही होगा, जो मंत्री पद हुआ या पीएम के पद पे होंगे उसके लिए भी होगा? उसका तो अलग मतलब योग्यता। पीएम नहीं, पीएम का कैसे कर सकता है यार, पीएम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले वो राष्ट्रपति के चुनाव पीएम लड़ सकता है। कोई जैसे मोदी हुआ तो मोदी जैसे कि 17वीं में था तो 18वीं के लिए जो लड़ा था तो उस समय वो पीएम पद से रिजाइन दे चुके थे या थे ही वो पद पे, तो तब लड़े थे वो। अरे जब जिस समय लोकसभा की समाप्ति होती थी पीएम का पद डिफैक्टो उस समय क्या होते हैं वो, मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, देखिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे थोड़ी ना थे। देखिए कोई भी पद कभी खाली नहीं रहता है हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम क्या है ना, तो कोई भी पद को कभी खाली नहीं रखा जाता। जैसे लोकसभा समाप्त हो गया, मतलब आज के तारीख में लोकसभा समाप्त हो गया, तो भाई साहब अगला पीएम जब तक नहीं मिलेगा तब तक एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वही प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। ठीक है, या फिर अगर उनका नहीं है मन करने का तो उसी दिन राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हमारे सदन का अवधि समाप्त, हाँ बिल्कुल, सदन का अवधि समाप्त हो जाएगा तो भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए किसी भी अवधि का वो लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ कब हुआ, सुनिए। हाँ नहीं वो नहीं बोला था सदन का अवधि समाप्त होने से पहले तो चुनाव हो जाता है ना, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी 26 नवंबर को खत्म होने वाला, तो उससे पहले चुनाव हो के वहाँ का मतलब ये भी है, तो सदन की अवधि समाप्त होने से पहले ही चुनाव करवा भी लिया जाता है। ये भी अगर मान लीजिए अगर ऐसा कंडीशन अगर कुछ स्थिति होता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अगर ऐसा उत्पन्न हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पद का एक्सटेंशन मिल जाता है, इमरजेंसी के दौरान हुआ, या फिर राष्ट्रपति के पास पावर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था, चौधरी चरण सिंह किनको बनाया गया था, और क्या नाम है इनका,
गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कुछ दिन के लिए, 2 बार उनको बनाया गया था ना। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सदन का बहुमत की जरूरत नहीं है, वो राष्ट्रपति के स्वविवेक का अधिकार है, आपको भी बनाया जा सकता है, कोई मतलब नहीं है उससे। राष्ट्रपति अपना विवेक का क्योंकि प्रयोग करके किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए लाल एक्टिंग बहादुर प्राइम मिनिस्टर बना शास्त्री सकते मरे हैं। थे तो लाल बहादुर हाँ, उस शास्त्री समय का भी डेथ गुलजारी हुआ लाल था। नंदी को उस समय भी गुलजारी लाल नंदा ही बने थे, 2 बार बने थे। तो आप कहोगे सर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सदन की बहुमत की आवश्यकता होती, बिल्कुल होती है, लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाना राष्ट्रपति के विवेक का अधिकार है, ठीक है, उसमें सदन के बहुमत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वही लंबा समय तक कोई व्यक्ति अगर बना के रखे राष्ट्रपति, तो फिर मतलब सदन के लोग दोनों को ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर मतलब बहुमत वाला सीन आ जाएगा। ओके सिद्धार्थ, clear है। कितने क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से? ये नियंत्रक का महालेखा परीक्षक किसको कहाँ गए, प्रेसिडेंट कहाँ पे समाप्त हो रहा है? ये सब प्रेसिडेंट ही है क्या? हेलो, हाँ राष्ट्रपति। देख लेते हैं कितना राष्ट्रपति से क्वेश्चन है। इसको चुन सकते हैं सर, क्या क्या कहाँ कहाँ पावर होता है, शक्ति का पावर सब दिए हुए हैं ना। एक 143 प्रश्न है, ठीक है, 50 तक अभी कर लेते हैं, शाम का समय हो गया, फिर देखेंगे। 143 प्रश्न है, रात में इसको समाप्त कर दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी चुनाव का अवश्य हो जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद भरे रहेंगे। साथ में राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर मान लो कार्यकाल की समाप्ति हो जाती, वही बात अभी बता रहा था, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव उनका वो होने पे क्या बोलते हैं, उस चुनाव उनका पद समाप्ति के तारीख से पहले हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश से, ठीक है, पद समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी दूसरे राष्ट्रपति नहीं आए हैं, कुछ ऐसा दिक्कत हो, इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ इशू हो गया, तो भी अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है, दूसरी बार 5 वर्ष तक बने रहेंगे। चौथा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पे आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या है, मान लीजिए निर्वाचक मंडल के स्थगित, मान लीजिए किसी राज्य में, ठीक है, वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगा हुआ है, फिर कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे राज्य का विधानसभा ही वर्किंग में नहीं है, तब ऐसे में कुछ राज्यसभा ये एक ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है तो भाई साहब राज्यसभा का जो सदस्य, सॉरी, विधानसभा का सदस्य जो होती है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, ऐसे राज्य इस विधानसभा का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि इस विधानसभा कभी पूरा समाप्त है। तो निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो गया, ठीक है, मतलब नॉट कंप्लीट है, इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के चुनाव को आप रोक नहीं सकते हो। तो 11वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से अनुच्छेद 71 में एक नया खंड 4 को जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल की रिक्तता के अभाव में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। 1971 में किसका शासनकाल था, सॉरी 1961 में नेहरू जी के समय था, उस समय कुछ राज्य में विधानसभा वर्किंग नहीं थी, तो वहां पे ये चीज को लाया गया, अगर विधानसभा नहीं भी रहेगा, निर्वाचक मंडल पूरा रही भी रहेगा, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है, ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव करवाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। किसका चुनाव नहीं करवाती है, तो ध्यान रखना, तो किसका नहीं करवाती है, स्थानीय प्रशासन का नहीं करवाती है, स्थानीय निकाय का, प्रशासन नहीं, बाकी विधान परिषद का भी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी नहीं की होती है। अगर भारत के उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए।
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को सौंपा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ, विवाद कहाँ पे जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंडिया। जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कहाँ जाता है, तो कौन निर्णय लेंगे, तो क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 54 में निर्वाचक मंडल है। ठीक है, और तरीका क्या होगा निर्वाचन का, और 55 में है। ठीक है, बताना है आपको। भारत का राष्ट्रपति पद निर्वाचित होता है इनडायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली में गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया हैज बीन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म। तो कौन सा सही, तो ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे तो इसमें आंसर जो लिया है दोनों सही, क्या दोनों सही लिया है? दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि इंडिया तो रिपब्लिक है ही, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें भारत क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखें भारत एक गणतंत्र है। भारत गणतंत्र होने का मतलब यही है से भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, हमारे जो हेड ऑफ स्टेट जो है क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, भले इलेक्टेड डायरेक्टली रूप से इनडायरेक्टली रूप से डजेंट मैटर, लेकिन इलेक्टेड तो एटलीस्ट होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलोगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न, इस पे भी जरा विचार कीजिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद स्थान भर लिया जाता है कितने दिन के? 6 महीने के अंदर में इनके पद को भर ले। उपराष्ट्रपति के पद को कितने दिन के अंदर में भरना होता है? उसका कोई टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, उसका कोई टाइम नहीं है, बस यही लिखा जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका चुनाव करवा लेना उचित होगा। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रपति के 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है। ठीक है, कब रहता है, तो ध्यान में रखना है, तो अपने पद ग्रहण के तीसरी से रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में सही कालक्रम बताए। राजेंद्र बाबू पहले होंगे, फिर जाकिर हुसैन होंगे, फिर आपके बीबी गिरी होंगे। ठीक है, और बाद में फखरुद्दीन अली अहमद होंगे। ठीक है, क्योंकि बीबी गिरी बाद में था, फखरुद्दीन अली अहमद था नहीं। पहले राजेंद्र बाबू, फिर जाकिर हुसैन, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बीबी गिरी। डी लिया है, मतलब 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। राजेंद्र बाबू 50 से लेकर 62 तक, जाकिर हुसैन साहब 67 से लेकर 69 तक, बीबी गिरी 69 से लेकर 74 तक, फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के दौरान थे ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ध्यान में कहा बिहार से थे। बताना है भारत के किस राष्ट्र में लगातार 2 कार्य अवधि तक पूर्ण किया, तो किन्होंने किया था, ध्यान रखेंगे। तो किन्होंने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने किया था 2 कार्य अवधि तक। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ध्यान रखना है, तो किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? संजीव रेड्डी। ठीक है, नहीं, ठीक है, निर्विरोध निर्विरोध चुने गए थे। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। हु हैड ऑन द इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है नहीं समझ में बीबी गिरी। आता क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। गठबंधन, किसी मतलब ध्यान गठबंधन रखना, या इसमें पार्टी किसी से नहीं। पार्टी से नहीं थे। ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, वो कह रहा है। ठीक है, तो श्री बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की। ठीक है, ध्यान में रखना है। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना के रूप में थी। अभी तक दूसरे चक्र की गणना से गिरी ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, केवल नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अब बीबी गिरी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो कि ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि एज ए लोकसभा के स्पीकर के रूप में भी काम कर चुके थे। ठीक है, तो 50 तक करवा दिया। बाकी रात के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 51 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज रात वाला सेशन भी पॉलिटी का ही लेते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव को जल्दी से समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर लेते हैं 9 साढ़े 9 के आसपास डाल दूंगा इसमें। बाकी पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, बाकी पिन कर देंगे तो नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता है। ग्रुप को सभी लोग पिन करके रखिए। ठीक है, ग्रुप पे क्लिक कीजिए, ऊपर में पिन करने का ऑप्शन देगा। देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे पिन होता है। वैसे तो आप लोग समझदार है, आता ही होगा। सर एक डाउट था। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए पिन का ऑप्शन दे रहा है ना, इसको पिन कीजिएगा तो ग्रुप सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ क्या बताइए। सर आजाद हिंद फौज था, तो सर उसका स्थापना